नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट। और इनसाइट में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को केंद्र में रखकर बात करेंगे भारत की एआई हब बनने की कोशिशों और संभावनाओं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में विश्व भर के नेताओं, उद्योगपतियों, नवोन्मेषकों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी को लेकर उत्साही व्यक्तियों का स्वागत किया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम पर आधारित शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित प्रगति और समावेशी विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्यम सहित विभिन्न सेक्टर्स में एआई की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिखर सम्मेलन में होने वाली चर्चाएं एआई के नवाचार, सहयोग और जिम्मेदार उपयोग पर वैश्विक विमर्श को समृद्ध करेंगी, जिससे एक प्रगतिशील, नवोन्मेषी और अवसर उन्मुख भविष्य का निर्माण भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक एआई परिवर्तन में भारत के नेतृत्व पर बल दिया, जो इसकी 1.4 बिलियन की जनसंख्या, मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम और अत्याधुनिक अनुसंधान की शक्ति से प्रेरित है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एआई में भारत की प्रगति महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारी दोनों को दर्शाती है, जिसने देश को प्रौद्योगिकी उन्नति में अग्रणी स्थान पर ला खड़ा किया है। जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के प्रयास और एआई इम्पैक्ट समिट का क्या भारत को एआई हब बना पाएंगे। बात करेंगे दो विशेषज्ञों से, वर्चुअली जुड़े हुए हैं। रूपिका पुरी हैं, रोबोटिक एंड एआई नेशनल हेड, ACTTS इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। रूपिका, आपका स्वागत है। अमित दुबे हैं, साइबर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। अमित, आपका भी स्वागत है। अगर बात करें भारत को एआई का वैश्विक केंद्र बनाने की, तो इसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, उसकी प्रमुख नीतियां क्या हैं? ये एआई जो है इम्पैक्ट समिट तो चल ही रहा है। इसके लिए हाल ही में जो बजट आया था उसमें इंडिया एआई मिशन की बात की गई थी और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो प्रस्तावित किया गया है। क्या कुछ कहना है अमित, सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों को लेकर? से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना खुले तौर पर सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर एक आंदोलन की तरह से इस चीज को लिया है। जो इंडिया एआई समिट हो रहा है, जिसमें करीब 100+ देशों के लोग आ रहे हैं और इनको एक मौका मिलेगा भारत को अपनी दक्षता दिखाने का, कोलैबोरेट करने का, बिजनेस डेवलपमेंट करने का और इनोवेशन करने का। ये जो चीज है इससे पहले इस तरह से नहीं हुई। अलग अलग क्षेत्रों में जरूर कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर इतना बड़ा समिट जैसे कि वर्ल्ड कांग्रेस समिट होता है, वैसा होना अपने आप में एक अभूतपूर्व है। मुझे लगता है कि इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, खासतौर से स्टार्टअप्स को, क्योंकि स्टार्टअप्स नॉर्मली इंटरनेशनल मार्केट में अपनी चीजें नहीं दिखा पाते हैं और बहुत कॉस्टली होता है उनके लिए। यहाँ पर सरकार खुद उनको ये फैसिलिटेट कर रही है। इससे पहले भी जो प्री एआई समिट हुए उसमें हर एक जो एनजीओज हैं या जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एंगेज किया गया, प्री एआई समिट कराए गए। पूरे इंडिया में इतने इवेंट हुए हैं और हर एक इवेंट के लिए सरकार ने सपोर्ट किया है। तो ये पूरा भारत इस एआई समिट के साथ जुड़ा हुआ है और मुझे जिस तरह की जानकारी मिल रही है और भीड़ को देखकर भी लग रहा है कि लोग बहुत एक्साइटेड हैं, अभूतपूर्व है। लोगों ने मेरे से अंदर जाने के लिए पासेस मांगे हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक्साइटमेंट तो बहुत बहुत ज्यादा है। तो पहली चीज तो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा मिलेगा। दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि भारत जो पिछले 10 साल थे वो डेटा के साल थे और उस डेटा को लेकर हमारे यहाँ से कुछ कमियां रही, जिस वजह से वो डेटा रेगुलेट नहीं हो पाया। अगले जो 10 साल है वो एआई के हैं और इसमें भारत पीछे नहीं रहना चाहता। भारत ने दिखा दिया है कि हम लीड करेंगे और एआई सॉल्यूशंस भारत दूसरों को देगा, क्योंकि यदि डेटा हमारा है तो एआई भी हमारा ही होगा। और उसके अगले 10 साल क्वांटम के होंगे। तो मैं ये भी बता दूं कि भारत सरकार क्वांटम को लेकर भी उतना ही एग्रेसिव है। नेशनल क्वांटम मिशन भारत का जो स्टार्ट हुआ, इसमें करीब 8000 करोड़ रुपए
प्रस्तावित किए गए हैं बजट में, ये सारी चीजें बता रही है कि हम कितना दूर की सोच रहे हैं। क्योंकि अगले 10 साल एआई, उसके अगले 10 साल क्वांटम, और उसके बाद क्वांटम एआई तक की हमारी तैयारी है। और उसको लेकर जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है भारत में, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना है, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना है, उसको लेकर ये प्रयास हो रहा है। मैं बहुत आशावान हूँ। मेरे ख्याल से बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो भी इसको लेकर एक्साइटेड है। और इसका जीडीपी में भी असर देखेगा। इसमें आपको समझ में आएगा कि जो हर एक ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो एआई से छूती। सारी इंडस्ट्रीज एआई सॉल्यूशंस अडॉप्ट कर रही हैं, और उसकी वजह से जो एफिशिएंसी और प्रोडक्शन बढ़ेगी, वो भारत को सीधे सीधे जीडीपी में सहयोग करेगी। जी हाँ, रूपिका जो है रोबोटिक और एआई नेशनल हेड हैं। अगर आपकी कंपनी की बात करें ACTTCS की, ये किस तरीके से जो है काम कर रही है और एआई के क्षेत्र में जो काम कर रही है, और हम यहाँ पर बात करें कि अगर डेटा हमारा होगा तो एआई भी हमारा होगा। और हमने बात की है एलोकेशन की, बजट के दौरान 1000 करोड़ का आवंटन किया गया है सरकार की तरफ से, और इसमें इंडिया ई मिशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और इसमें रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट कैसे किया जाए उस पर जो है बहुत ज़्यादा जोर है। आपका क्या कुछ कहना है? नमस्कार। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अमित दुबे जी की बात से पूरी तरह से सहमत करती हूँ, क्योंकि हम लास्ट 10 सालों में कहाँ पर थे और आगे आने वाले 10 सालों में कहाँ पे अपने आप को देखते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है इतने सीआर अमाउंट का एआई के ऊपर करने के लिए। कई लोग सोचते हैं, पहले तो मैं आपको ACTTS के बारे में बताना चाहूंगी। हमने स्टार्ट किया था 2013 से, जिसमें हमने सिर्फ एक कंप्यूटर सिस्टम से कंप्यूटर कोर्सेज के बेसिस पे ये सब चीजें स्टार्ट की। नाउ अडेज हर डोमेन रोबोटिक्स और एआई की फील्ड में ही आगे है। आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, एजुकेशन सेक्टर ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ले लीजिए, आईटी इंडस्ट्री ले लीजिए, साइबर सिक्योरिटी ले लीजिए, इवन इनटू द हमारे गवर्नमेंट के जितने भी, जस्ट लाइक आप ये कह सकते हैं कि नेवी है, मिलिट्री है, सब लोग एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स मेक कर रही है। तो हमारा मेजर फोकस क्या है कि हम लोगों को इन लोगों के साथ मिल करके ऐसी एजुकेशन उन लोगों को प्रोवाइड करनी है, ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, सो दैट वो लोग हम इंटरनेशनल लेवल पे यूएस और चाइना को कम्पीट कर पाए। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, पहले हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते थे, आज की डेट में भारत 3rd रैंक पे हमारा आ चुका है आफ्टर यूएस एंड चाइना। सो मोदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि उन लोगों ने इतना ज्यादा बजट एआई के लिए फर्स्ट टाइम वो किया। एआई किसी की जॉब के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालता। लोगों की ये मिस धारणाएं हैं कि उससे लोगों की जॉब पे इम्पैक्ट आता है। ये एक टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को, यूथ को उस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं टू सेटअपिंग दोस काइंड ऑफ लैब। हम लोग हर लोकेशन में पैन इंडिया बेसिस पे वो सब लैब सेटअप करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारी बहुत लोकेशंस में स्टार्ट हो चुकी है। हमारा स्किल डेवलपमेंट के साथ भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, हम लोगों ने बहुत से प्रोजेक्ट्स किया है। और अभी हमारा आने वाला जो काम है दैट इज रिलेटेड टू द रूरल एरिया, अर्बन एरिया एंड देन टू द टियर 1 सिटीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आईटीआई होल्डर्स हैं, उन लोगों को नॉलेज नहीं है एआई को डेवलप करने के लिए, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। जस्ट लाइक अमित दुबे सर जो है दैट इज इनटू द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में उस लेवल तक जाना, लोगों को बेसिक नॉलेज ही नहीं है उन चीजों की कि एआई होता क्या है। तो हम उस बेस से उन लोगों को अपग्रेड करेंगे सो दैट दे केम टू नो कि रोबोटिक्स और एआई होता क्या है। इट्स नॉट लाइक कि आपने आज ऑफिस में बैठ करके ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी और आप लोगों ने सोचा कि लोग सब कुछ सीख गए और अपग्रेडेशन हो गई। जी, लेकिन रूपिका, ये एक बात है कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा उसको, क्योंकि आपने खुद कहा, डिफेंस का आपने जिक्र किया, आपने कृषि का जिक्र किया, बहुत सारे जो हैं अलग अलग क्षेत्र हैं। क्या अलग अलग छात्रों को अलग अलग क्षेत्र की ट्रेनिंग दी जाएगी, या कुछ संवेद रूप से ऐसी एक ट्रेनिंग होती है कि वो अगर ट्रेनिंग ली जाए तो हर एक क्षेत्र में वो जो है कारगर सिद्ध होगी या कामयाब करेगी आपको? जी बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने ही अनाउंस कर दिया हुआ है कि हर स्कूल में और हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स एंड एआई की लैब होनी मैंडेटरी है। तो उन्होंने कुछ कोर्सेज एज पर एनईपी हम लोगों के कोर्सेज डिसाइडेड है कि वो कोर्सेज के अगेंस्ट
में ही आप लोगों को स्टडी करवानी है, वो पैरामीटर्स डिसाइडेड है। इट्स नॉट लाइक कि हम लोगों ने जो भी आया वो सिखा दिया। वेल, एक ट्रेनर्स रहेंगे, उसमें पूरा सेटअप रहेगा, सब कुछ रहेगा, सो दैट कि वो लोग वहां से स्टडी करें। अब मैं बात करना चाहूंगी यूथ की, यूथ को कैसे हम लोग करेंगे। तो अब जैसे मैंने आपको डिफेंस सेक्टर की बात की, डिफेंस ने बहुत पहले से एआई को इन्वॉल्व कर चुके हुए हैं। अभी हमारी जितनी भी समिट्स होती है उस सब में डिफेंस ने अपने ऐसे कोर्सेज को ऑन बोर्ड कर दिया है, क्योंकि डिफेंस इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल काइंड ऑफ नथिंग। तो वहां पे लोगों का ऑलरेडी ये सब चीजें कि कैसे हम लोगों को आगे अपग्रेड करना है। दे आर इन टू द सेम सेक्टर फ्रॉम पास्ट 1.5 year, मोर देन दैट। तो हम लोगों को वो सब चीजें, हर किसी के कोर्सेज अलग होते हैं, हर किसी को ट्रेनिंग देने का तरीका अलग है। इट्स नॉट लाइक कि जो स्कूल और कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ओनली दोज पीपल आर गिविंग अ ट्रेनिंग टू उन सेक्टर्स में। तो ऐसा नहीं होता है, हर किसी की स्पेशलाइजेशन अलग है, सब चीजों को देखा जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वालों का काम करने का तरीका, आईटी वालों का काम करने का तरीका, डिफेंस का काम करने का तरीका, इवन एआई तो आजकल हमारे बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। जी। लास्ट ईयर जो एक समिट हुई थी उसमें एआई इन ये हमारा बॉलीवुड के लिए भी किया गया था, क्योंकि कैमराज एंड ऑल दे ऑल वर्क अपॉन द सेम काइंड ऑफ ना, वो सिर्फ उसी के ऊपर ही वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम लोग वो सब चीजें नहीं कर सकते। एक्चुअल में ये धारणाएं बैठा रखी हुई है। मोदी जी ने आज इतना बजट एलोकेट करने के लिए अप्रूवल दिया है, वो क्यों दिया है? वो चाहते हैं कि इंडिया ग्रो करे, उस लेवल तक पहुंचे कि हम यूएस तक की लेवल पे कम्पीट कर सके। आज यूएस और चाइना इतना ज्यादा बिल्डअप हो चुका है, हमारा इंडिया इतनी पीछे रैंक पे था, 3rd रैंक पे अगर आ चुका है, तो हम लोगों को वो सब चीजें करनी। हमारे पास बहुत से वेल क्वालिफाइड लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, दे हैव नॉलेज। वो उस और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे युवा हैं, इस क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं, उत्साह के साथ लगे हुए हैं, तो रास्ता निकलेगा। बात करें अगर अमित जी नीतिगत फैसलों की, सरकार की, तो नीति आयोग की एआई रणनीति भारत को विश्व प्रतिस्पर्धा में स्थापित कर पाएगी क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और डिजिटल इंडिया और एआई मिशन के बीच जो रिलेशनशिप है वो कितनी स्ट्रांग है, या है भी या नहीं है? और क्या भारत को एआई के लिए एक अलग से समर्पित मंत्रालय या नियामक संस्था की बेहद आवश्यकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल तीनों बहुत अच्छी सुझाव है। पहले मैं बता दूं कि हमारे पिछले 3 साल की ग्रोथ है क्या एआई की। 2022 में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो करीब 12 से 13 बिलियन डॉलर्स का था एआई एआई। आज 2025 में ये 250 बिलियन, और आगे 5 सालों में डबल हो जाएगा, 500 से 600 बिलियन, विच इज रफली एस्टिमेटिंग कि 10% जो हमारी जीडीपी है उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एआई जनरेटेड जो सॉल्यूशंस हैं उनके थ्रू हम लेंगे या कंट्रीब्यूशन होगा। ये अपने आप में दिखा रहा है कि जो 1000 करोड़ है वो क्या बनने वाले हैं, ये अपने आप में क्या रिटर्न देने वाले हैं, एंड दिस इज अ बिग विजन। अब आते हैं पॉलिसी के ऊपर। डेफिनेटली इतना बड़ा सोसाइटल चेंज होने वाला है एआई के द्वारा, या इंडस्ट्रियल चेंज होने वाला है, तो हमें एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री की जरूरत है। और ये भारत में नहीं, बाकी देशों ने भी मिनिस्ट्री ऑफ एआई करके एक नया डिवीजन बनाया है, एआई मिनिस्टर्स है। इनफैक्ट वहां मिनिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी भी होती है। कई देशों ने ये स्टार्टअप किया और उसका उनको फायदा भी मिला, उसकी वजह से बड़ा फोकस्ड अप्रोच हुई, रेगुलेशंस फास्ट हो गए। जैसे हमें एआई फ्रेमवर्क बनाने की जो नीति की कवायद चल रही है पिछले 3-4 साल से चल रही है, पर अभी तक वो नहीं ला पाए, बिकॉज उनको अलग अलग डोमेन में कंट्रीब्यूशन करना होता है। कभी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आती है, कभी सोशल मीडिया पॉलिसी हो जाती है, कभी डेटा सेंटर पॉलिसी हो जाती है। एआई के लिए एक जब तक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री नहीं होगी, एंड सेम आई रिकमेंड फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो, तब तक बड़े फोकस अप्रोच नहीं हो पाएगा और यहाँ चीजें डिले नहीं हो सकती। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि जो डीपीडीपी बिल है वो 18 महीने बाद एग्जीक्यूट हो जाए तो कोई बात नहीं। 18 महीने में तो दुनिया बदल जाएगी, 2 साल में तो आप देखना कहाँ से कहाँ हो जाएंगे। तो ये हम मौका छोड़ नहीं सकते, और यहाँ पर जो कुछ भी करना है मैं आज ही करना हूँ। इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि यदि कोई इस तरह के चेंजेस लाने गवर्नमेंट में तो लाइए, नई मिनिस्ट्री लाइए, एक्सपर्ट्स को एंगेज कीजिए, और उसके बाद जो फ्रेमवर्क डेवलप करना है कि फ्रेमवर्क का इम्पैक्ट सीधे बिजनेसेस में देखेगा या आपके लॉ एनफोर्समेंट को। आज की डेट में एआई का मिसयूज जो हो रहा है उसको हम रोक ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास कोई लॉ नहीं। एक सिंपल सा लॉ है आईटी एक्ट, जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट मान के 3 साल की सजा होती है, बंदे को डर ही नहीं होता, कहता कल बेल पर छूट जाएगी, किसी के खिलाफ कुछ भी बनाइए। उस वजह से पूरी गाइडलाइन लानी पड़ी सोशल मीडिया की कि आप एआई जनरेटेड कंटेंट को हटाइए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी डिपेंडेंसी है, यहाँ पर किस टूल से जनरेट हो रहा है,
वो टूल कहाँ पर होस्टेड है, वो हमारे जुरिडिक्शन में आता है कि नहीं आता है, कब तक वो डेटा रिटेन करता है, कल के दिन क्राइम हो गया और किसी ने सुसाइड कर लिया तो हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे उस बंदे तक पहुंचेंगे जिसने ये कंटेंट जनरेट किया था, किस टूल से किया था। ये सारी चीजें लॉग मेंटेन करने की कोई गाइडलाइन है क्या, या रेगुलेशन है, वो नहीं है। तो ऐसे में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी बहुत कुछ कर नहीं पाती हैं और उसका बेनिफिट क्रिमिनल्स को मिलता है। एथिकल यूज ऑफ एआई जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वो नहीं हो पाएगा यदि एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क नहीं होगा। सो एंड दैट ऑल इज रिक्वायर्ड नाउ। ये 2 साल बाद की बात नहीं, ये 4 साल, जब तक सारे टूल बन जाएंगे, आधी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ जाएंगी, उसके बाद हम कहेंगे नहीं नहीं ये अलाउ नहीं था, इसको रोक दीजिए, तो उनका इन्वेस्टमेंट वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। सो जो करना है आज करना होगा। जब हम कोई भी चीज किसी भी डोमेन में बना रहे हैं तो सिक्योरिटी बाय डिजाइन, एआई बाय डिजाइन, एथिक्स बाय डिजाइन इनका ऑपरेट करना होगा, तभी हम जाके एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एआई की बात कर पाएंगे। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि हमारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इन वेन हो जाए, बेकार हो जाए और हम उसको इफेक्टिवली यूज ही ना कर। जी, और अगर बात करें रुपी का, जिसका जिक्र अभी आपने किया भी है कि एआई के क्षेत्र में भारत की जो तुलना होती है वो यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका और चाइना से होती है। भारत तीसरे स्थान पर है रैंकिंग के हिसाब से एआई के क्षेत्र में। तो क्या भारत का डेटा और टैलेंट, भारत इस बल पर क्या एआई का सुपर पावर बन सकता है आने वाले समय में, एक बहुत बड़ा सवाल है। और जैसे मंत्रालय की यहाँ पर बात चली है, तो क्या मेक इन इंडिया की तर्ज पर क्रिएट विद एआई इन इंडिया जैसी कोई पहल वैश्विक निवेश को यानी कि इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर सकती है और उसके बल पर भारत एक एआई का वैश्विक हब बन सकता है? जी बिल्कुल। अगर अभी रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, फ्रॉम पास्ट फ्यू टाइम पीरियड, मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, वहां पे एक भाषणी करके एआई के लिए प्रॉपर हार्डकोर एक डिपार्टमेंट सेटअप कर दिया गया है जो बेसिकली एआई इनिशिएटिव्स के ऊपर वर्कआउट कर रहा है। सो इसके ऊपर समिट्स भी हो चुकी हुई है और अभी भी इस चीज को वो अपग्रेड करने के लिए इन चीजों की इनिशिएटिव, पॉलिसी मेकिंग कैसे चलेगा, क्या होगा और हमें कैसे उस लेवल तक भारत को नंबर 1 पोजीशन पे लेकर के आना है, ये सब चीजों के ऊपर वर्किंग हो रही है। वर्किंग क्या हो रही है, उनके ऊपर काफी इनिशिएट्स हो चुके हुए हैं। तभी अगर मिनिस्ट्री ने इस चीज को अप्रूव कर दिया है, वो ये चीज सोच रही है, उन्होंने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फिक्स कर दिया उस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो ऑब्वियसली हम लोग ये सोचते हैं कि हम यूएस क्या, अब बहुत सी चीजों में हम ऑलरेडी नंबर 1 पोजीशन पे आ चुके हैं, तो व्हाई नॉट। क्योंकि हमारा इंडिया जो है, हमारे यहाँ के ही जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, वाई दे आर गोइंग टू अब्रॉड, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे अभी उस चीज की प्रूव करने का मौका नहीं मिल पाता है। बट अभी जैसे गवर्नमेंट के इनिशिएट्स आ रहे हैं, जैसी पॉलिसी मेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्री ग्रोन अप होंगी, तो वो लोग यहाँ पे उस हब को इस स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं, वो चीजें बना सकते हैं कि हमारा देश नंबर 1 पोजीशन पे आने वाले कुछ टाइम में। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी कि यूएस लीड कर रहा है एआई में, हाई स्कोर है उसका 78.6 और चाइना का हमारा है 36.9, लेकिन इंडिया ने अभी तक होल्ड कर रखा है 21.59 पे। तो प्रोग्रेसिव ग्रोथ तो हो ही रही है। 2013 से लेके 24 में, 13 में वो 7th रैंक पे था, 24 में वो 3rd रैंक तक पहुंचा है। तो मैं आशा करती हूँ कि 25 या 26 के एंड तक वो नंबर 1 पोजीशन पे भी इजीली पहुंच सकता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है इस चीज के लिए। फर्स्ट टाइम बजट में किसी भी नेम को अगर प्रोनाउंस किया गया है 11 टाइम्स, दैट इज एआई ओनली। सो इनिशिएट बहुत हो चुका हुआ है, अभी सो कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या है, कैसे एजुकेट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट और क्या कहते हैं एजुकेशन बोर्ड ने, दोनों ने ये चीज अप्रूवल दे चुके हुए हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम लोग उस चीज को कहां तक लेकर के जा सकते हैं, हमारे लोग कितने इनिशिएट लेते हैं, कितना हार्डकोर पावर दिखाते हैं उस चीज को जल्दी से जल्दी आगे लेके जाने में। तो हम लोगों का तो यही उद्देश्य है कि हम लोग यूथ को उतना एम्पावर कर सके, उसको इतनी ट्रेनिंग दे सके, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट, हर लोकेशन में वो लैब सेटअप हो सके जहां पे वो लोग वो चीजें सीख पाए। अमित जी, ये आपने अभी यहाँ पर चुनौतियों का जिक्र भी किया और आपने कहा कि सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए जो है एक अलग से मंत्रालय ज़रूरी है और पूरा फोकस रहे एआई पर, उसके लिए भी अलग से मंत्रालय है। अगर बात करें स्टार्टअप्स की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टार्टअप्स पर बहुत जोर रहा है और जैसा आंकड़ा आपने दिया जो है
वही स्टार्टअप का भी है। स्टार्टअप जो है दो अंक से शुरू हुआ था स्टार्टअप, और आज जो है उसकी संख्या जो है लाख से भी ऊपर हो गई है। तो क्या भारत के एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर बात करें तो उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या देखते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं, एक बात। और क्या भारतीय आईटी कंपनियां एआई के कारण अपने बिजनेस मॉडल को बदल रही हैं या उनको बदलना चाहिए? देखिए, कुछ जो मेजर मूलभूत बदलाव हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में बता दूं। पहले तो हम लोगों को समझा जाता था कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसमें भारत कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, और इसकी जो मोनोपोली है वो सिर्फ चाइना या यूरोपियन कंट्रीज तक है। कोई भी फैब जो फैब्रिकेशन यूनिट होती है जिसमें की चिप्स बनती हैं वो यहाँ कभी आएगी ही नहीं। लेकिन जब ये बनना शुरू हुए या सेटअप हुई तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हम हार्डवेयर में भी इंगेज हो सकते हैं। और अभी हमारे यहाँ जितने भी सेमीकंडक्टर कंपोनेंट वो इम्पोर्टेड होते हैं, बाहर से आते हैं, और इस वजह से सिक्योरिटी थ्रेट तो होता ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो फर्मवेयर लेवल पर या हार्डवेयर लेवल पर हम टेस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हम सीधे सीधे इम्पोर्ट करते हैं, इंटीग्रेट करके यूज करते हैं। और इस वजह से एक रिस्क हमेशा रहा जो चाइनीज डिपेंडेंसी की वजह से रहा। ऐसे में ये सोचना ही पहली बार कि नहीं हम चिप यही बनाएंगे, हार्डवेयर भी यही बनाएंगे और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर भी यही बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा विजनरी स्टेप होता है जो हर कोई इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि एक फैब्रिकेशन यूनिट को लगाने में हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। यदि आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी माने तो एक फैब के लिए कम से कम 8 से 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होता है। इतना इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी बिना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के नहीं कर सकती कि आज हमने डिसीजन ले लिया, इतना पैसा पंप कर दिया, कल बंद करनी पड़ेगी तो खत्म हो जाएगी। ये तभी हो सकता है जब सरकारें उस तरह का कॉन्फिडेंस दे पाए, और कई सारे देशों में तो सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता कि सरकारें ही स्टेबल नहीं होती। मैं इसलिए आपको बता दूं कि इस बात का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। पहले वो देखते हैं कि सरकार रहेगी 15-20 साल, 25 साल, ये जो कॉन्फिडेंस दिया गया कि नहीं पब्लिक को हम पे भरोसा है और हम यहाँ रहने वाले हैं और ये पॉलिसी बदलेगी नहीं, तब जाके लोग इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हुआ। और उसके बाद आप देखिए जो रिवोल्यूशनरी पेटेंट्स आए हैं इस इंडस्ट्रीज में। आपको बता दूं कि पिछले सिर्फ 2 वर्षों में जो हमारे पेटेंट होते थे वो डबल हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से यदि इस साल के काउंट हो गए तो 4 गुने भी हो जाएंगे। ये जो रेस हर साल डबल होने की है, ये अपने आप में आपको बहुत आगे ले जाएगी। और ये पेटेंट सिर्फ पहले सॉफ्टवेयर पेटेंट होते थे, आज की डेट में हम हर डोमेन में पेटेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जिस तरह के इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है, भारत के जो लोकल लैंग्वेज जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाए हैं भारत ने, कम से कम 8-10 तो मैं ही जानता हूँ, जो भाषणी से लेकर सर्वम तक अलग अलग तरह के स्क्रैच से बिल्ड किए गए हैं। ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स है। इस वजह से हमारा नंबर ग्लोबली 3rd हुआ है, क्योंकि हमने वो काम किए हैं जो विश्व में और कोई नहीं कर पाया है। ये चीजें मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस देती हैं बाकी देशों को कि भारत अब एक लीडर की तरह उभर रहा है और इनको इंगेज किया जा सकता है, यहाँ से काम कराया जा सकता है। और यहाँ पर रिसर्चर्स हैं। पहले हम सोचते थे कि भारत में सिर्फ लेबर, कि आप इनसे कोडिंग कराइए, प्रोग्रामिंग कराइए, सपोर्ट सिस्टम में एंगेज कर लीजिए, एप्लीकेशन मेंटेनेंस कर लेंगे। अब वैसी थॉट प्रोसेस नहीं है। अभी हम डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पेटेंट्स कर रहे हैं, और हम ऐसे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो और कोई नहीं दे पा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो सब आपको अगले कुछ वर्षों में दिखेगा। जो भी स्टार्टअप्स इस डोमेन में एंगेज हैं, जो मेरे संग काम कर रही हैं, जिनको मैं एडवाइस कर रहा हूँ, जबरदस्त इनोवेशन के संग काम हो रहा है। ऐसी ऐसी चीजें आ रही है कि मेरे ख्याल से जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोसेसेस हैं वो एआई डिपेंडेंट अगले 2 वर्षों में ऑलमोस्ट 80% हो जाएंगे, 80 से 85% हो जाएंगे। लेकिन उस वजह से जो एआई एक्सपर्ट्स हैं उनकी जॉब्स निकलेंगी और डिमांड आएगी, क्योंकि ये अपने आप में क्रिएटिव वर्ल्ड है। कहीं पर भी एआई इस्तेमाल करना स्ट्रेट अवे नहीं होता। इसमें पहले आपको उस डोमेन को समझना होता है, उस डोमेन की न्यूएंसेस देखी जाती है। मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन टूल्स की बात यदि कर दूं तो सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टिगेशन टूल्स का कुछ नहीं तो 20 से 25 बिलियन का मार्केट, और वो उसमें जो स्टार्टअप्स भी काम कर रही हैं, चाहे वो डेटा एनालिसिस को लेकर हो, चाहे वो सिंट को लेकर हो, चाहे वो डीपफेक एनालिसिस को लेकर हो, चाहे वो वॉइस एनालिसिस को लेकर हो, चाहे वो कॉल डेटा रिकॉर्ड या आईपीडीआर एनालिसिस को लेकर हो, हर तरह के टूल्स बिल्ड हो रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन को इतना फास्ट कर देंगे कि जिस चीज को 6-6 महीने लगते थे इन्वेस्टिगेट करने में, आप आधे दिन में, 2 दिन में, 1 घंटे में करके कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट देखेगा, और ये इम्पैक्ट हर जगह दिखेगा। मैंने इन्वेस्टिगेशन का एग्जांपल इसलिए दिया कि आई एम क्लोजली वर्किंग विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, बट इन एनी इंडस्ट्री all these kind of solutions would definitely disrupt the way we are working today.
और रूपिका, आपने जिसका जिक्र भी किया और आप जैसे लोग लगे भी हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, बच्चों को किस तरीके से AI के क्षेत्र में शिक्षित किया जाए, और भारत की सरकार की बात करें तो NEP में भी उसने प्रावधान करने का प्रयास किया है, तकनीक को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। लेकिन क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली AI केंद्रित भविष्य के लिए तैयार दिखाई देती है पूरी तरीके से, एक बात, और क्या स्कूल स्तर से AI और कोडिंग को जो है अनिवार्य किया जाना चाहिए? NEP पॉलिसी के अंदर ही ये सब चीजें मैंडेटरी कर दी गई है। मेरा मानना ये है, अगर नींव अच्छी होगी तो बच्चा उस लेवल तक, आज के टाइम में जो गेम डेवलपमेंट, जो कि AI के थ्रू, कोडिंग के थ्रू की पूरी गेम प्रिपेयर करके मार्केट में प्रेजेंट करने को रेडी बैठा है। इतने ऐसे स्टूडेंट्स हैं 7 और 8 इयर्स की एज के, जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स ओपन कर लिए हैं। मतलब ये तो मैं कहूंगी कि भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने इतने छोटे बच्चे, इतने छोटे लेवल पे बहुत से स्कूल्स ने ये चीजें स्टार्ट कर चुके हैं। उनकी ट्रेनिंग्स देना, सब चीजें करना। जब आई थिंक अगर मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल देती हूँ, 2018 से 25 में अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम की मैं बात करूं तो AI के कम से कम 1500 कंपनीज के स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं। वो क्यों स्टार्ट हुए? क्योंकि उन लोगों को पता था कि कहीं ना कहीं ये चीजें आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, और हमारी क्लास में होकर के अगर वो गेमिंग डेवलप कर सकता है। चलिए, समय समाप्त हो रहा है। एक जो है टिप्पणी चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि सबके जहन में ये बात है कि तकनीक जो है, ये जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था भारत में तब भी ये सवाल उठा था, अब भी जो है बहुत जोर शोर से ये सवाल उठ रहा है कि क्या पारंपरिक नौकरियां समाप्त हो जाएंगी या फिर इससे नए अवसर पैदा होंगे। एक छोटी सी टिप्पणी रूपिका आपकी, और फिर अमित जी आप बताएं। रूपिका जी बिल्कुल, ये लोगों की धारणाएं हैं कि जॉब्स खत्म हो जाएगी, AI उनकी जॉब पे इम्पैक्ट करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। हर पर्सन को अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, बल्कि AI उनको हेल्प करेगा उस जो काम 3 घंटे में हो रहा है उसे 30 मिनट में करने के लिए AI उसको हेल्प कर रहा है, ना कि उनकी जॉब को खतरे में डाल रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने आप को उस लेवल तक अपग्रेड करने के लिए तैयार है, क्योंकि हर इंडस्ट्री ट्रेनिंग देने को तैयार बैठी है, हर बच्चे को ट्रेनिंग मिलने को तैयार बैठी है। अमित दुबे, यहाँ पर समय भी कम हो रहा है, 3 घंटे का काम 30 मिनट में हो रहा है, तो दूसरी तरफ 30 लोग जो काम किया करते हैं वो 3 लोग मिलकर कर पाएंगे, ये भी एक चुनौती है। आपका क्या कहना है? मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा सर कि भारत को कृषि प्रधान देश की तरह जाना जाता था, क्योंकि हमारा GDP में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कृषि का था। आप देखिए अगले 5 वर्षों में बदल जाएगा, हम AI प्रधान देश की तरह भी जाने जाएंगे कि हम AI की वजह से कमा रहे हैं, और ये होगा, ये तय है, अब इसको कोई बदल नहीं सकता। जिस तरीके की इनिशिएटिव लिए गए, हम कॉन्फिडेंट और श्योर कि भारत अभी तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर लीड करेगा। आप सिर्फ 5 साल देखिए, और जिस तरह के रिवोल्यूशनरी स्टेप्स होने वाले हैं वो हमें अभी दिखाई देने शुरू हो जाए। यानी अपने को अपग्रेड और अपडेट करने की आवश्यकता है, तकनीक को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और आने वाले समय में ये धारणा गलत साबित होगी कि AI जो है नौकरियां जो हैं कम कर देगा, बल्कि और ज़्यादा अवसर जो हैं आने वाले समय में भारतीयों के लिए और वैश्विक स्तर पर भी लोगों के सामने होंगे आने वाले समय में। रूपिका, आपने समय निकाला और बहुत बारीक जानकारियां हमारे साथ साझा की, और अमित दुबे, आपने भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और बहुत सारे प्रश्नों पर आपने अपने उत्तरों से प्रकाश भी डाला। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.